आज हम देखेंगे कोटा प्रजा मंडल आंदोलन के बारे में। तो कोटा के अंदर जो जनजागृति लाने का श्रेय है वो किसको जाता है? पंडित नैनूराम शर्मा को। न केवल कोटा में बल्कि संपूर्ण जो झालावाड़ क्षेत्र के अंदर भी जनजागृति लाने का श्रेय किसको जाता है? पंडित नैनूराम शर्मा को ही जाता है। ये काफ़ी समय से इस क्षेत्र के अंदर क्या कर रहे होते हैं? इस आंदोलन को जो सक्रिय बनाने के लिए काफ़ी सारा यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर पंडित जो नैनूराम शर्मा जी है वो क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे होते हैं। ये थानेदार के पद पर कार्यरत होते हैं, लेकिन जनता के अंदर जो जन जागृति लाने के लिए इन्होंने थानेदार के पद से क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था। और इस्तीफा देकर के बाद में इन्होंने सार्वजनिक जीवन के अंदर प्रवेश किया था। और इसके बाद जब विजय सिंह पथिक आदि ने मिलकर जब राजस्थान सेवा संघ का गठन किया था तो उसके ये क्या बन गए थे? सक्रिय सदस्य बन गए थे। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि राजस्थान सेवा संघ है उसकी स्थापना कब की गई थी। तो ये क्या बन गए थे? राजस्थान सेवा संघ के सदस्य बन गए थे। इसके अलावा इन्होंने इस हाड़ौती वाले क्षेत्र में भी कुछ संस्थाओं की इन्होंने क्या की थी? स्थापना की थी। जिससे 1918 ईस्वी के अंदर कोटा के अंदर इन्होंने प्रजा प्रतिनिधि नाम से संस्था की स्थापना की। बाद में इन्होंने यहाँ पर जो हाड़ौती सेवा संघ की, जो राजस्थान सेवा संघ इनसे प्रभावित होकर हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना की थी। तो इस तरीके से विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से यहाँ क्या कर रहे थे? ये कार्य कर रहे थे। सबसे बड़ी समस्या इस क्षेत्र में थी बेगार की। तो इन्होंने इन जो हाड़ौती जो सेवा संघ है इसके माध्यम से इन्होंने क्या किया था? इस क्षेत्र के अंदर जो बेगार विरोधी आंदोलन चलाया था। क्या चलाया था? बेगार विरोधी आंदोलन चलाया था। बाद में चल करके जो बेगार की समस्या यहाँ ज़्यादा चल रही थी, इस क्षेत्र में कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी, तब इन्होंने 1934 में हाड़ौती प्रजा मंडल की स्थापना की। ध्यान रखना कब की थी? इन्होंने 1934 के अंदर हाड़ौती प्रजा मंडल की। हालांकि जो इनके द्वारा चलाए गए इस बेगार विरोधी आंदोलन के कारण जो इसने हाड़ौती सेवा संघ के माध्यम से चलाया था, तो बेगार की जो शक्ति है उसमें काफ़ी कुछ कमी आई थी। और बाद में इन्होंने जब प्रजामंडल की स्थापना की थी तो इसका उद्देश्य यही था कि उत्तरदायी शासन की स्थापना करवाना था। लेकिन कोटा के जो महाराज उमेश सिंह सेकंड थे उन्होंने क्या किया था? इस क्षेत्र के अंदर इनके प्रयासों को क्या होने दिया? सफल नहीं होने दिया। यानी उनकी अनुदार नीति के कारण ये संस्था क्या हो गई थी? निष्क्रिय हो गई थी। यानी इस संस्था ने कोई विशेष उपलब्धि क्या की? हासिल नहीं कर सकी थी। जब हाड़ौती प्रजा मंडल उतना सक्रिय नहीं हो पाता है तो फिर एक और संगठन की स्थापना की जाती है 1939 में। तब ये क्या करते हैं? पंडित अभिन हरि के साथ मिलकर के कोटा राज्य प्रजा मंडल की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। ये ध्यान रखना, किसकी स्थापना करते हैं? कोटा राज्य प्रजा मंडल की स्थापना करते हैं, जिसके अध्यक्ष पंडित जो नैनूराम शर्मा है वो बनते हैं। जबकि हाड़ौती प्रजा मंडल के अध्यक्ष जो हाजी फैज होते हैं वो बनते हैं उसके अध्यक्ष। तो इसकी स्थापना की। इसका उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना, यानी जिम्मेदार रेस्पॉन्सिबल जो शासन है या प्रशासन उसकी क्या करनी थी? स्थापना। इसके उद्देश्य से इन्होंने क्या की थी? इसकी स्थापना की थी। और इसकी स्थापना के साथ इन्होंने कोटा के जो महाराव थे उनके समक्ष भी उत्तरदायी शासन स्थापना की क्या रखी थी? मांग रखी थी। तो इस तरीके से इनके प्रयासों से यानी प्रजामंडल के कार्य से दिनों दिन ये उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग क्या होती रही? जोर पकड़ती रही। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम किए थे कोटा प्रजामंडल ने। जैसे इसने जो निरक्षरता उन्मूलन है, सिंचाई के साधनों को उपलब्ध करवाना है, खाद्यान्नों की समुचित व्यवस्था है, इन सब को करने का भी अनुरोध कोटा के शासक से किया गया था। और बाद में इसका पहला अधिवेशन भी पंडित जो नैनूराम शर्मा उनकी अध्यक्षता में भी मांगरोल जो बारा के अंदर है वहाँ पर आयोजित किया गया था। अब देखते 1941 में पंडित नैनूराम शर्मा की क्या हो गई थी? हत्या हो गई थी। तो इससे क्या हुआ? बड़ा धक्का लगा। तारीख 14 अक्टूबर 1941। 14 अक्टूबर 1941 जब पंडित नैनूराम शर्मा अपने गांव निवाड़ा जा रहे थे तब इनकी अज्ञात एक गिरोह ने बेरहमी से इनकी क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। बड़ी क्रूरतापूर्ण तरीके से इनकी क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी थी। तो इनकी हत्या हो जाने के बाद में जो कोटा प्रजा मंडल है उसका नेतृत्व किसके हाथ में आ गया था? पंडित अभिन हरि थे उनके हाथ में आ गया था। तो पंडित जो अभिन हरि है इन्होंने क्या किया था? 1 नवंबर 1941 को प्रजा मंडल के दूसरे अधिवेशन की क्या की थी? अध्यक्षता की थी।
तो हमने देखा था 1939 के अंदर इसका पहला अधिवेशन बुलाया गया था और किसकी अध्यक्षता में बुलाया गया था, पंडित नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता के अंदर आयोजित किया गया, जिसके साथ ही पहली बार एक महिला सम्मेलन भी आयोजित किया गया था जिसकी अध्यक्षता श्रीमती शारदा भार्गव ने की थी। और इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव भी लाया गया था कि 6 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा की क्या की जाए, व्यवस्था की जाए। अब देखते हैं इस आंदोलन के अंदर क्या था। जो ये सम्मेलन हुआ था 1 नवंबर 1941 में प्रजामंडल का जो दूसरा सम्मेलन हुआ था, इस सम्मेलन का आयोजन कोटा के अंदर ही किया गया था, जिसकी अध्यक्षता क्या हुई थी, पंडित अबिन हरि ने की थी। इस सम्मेलन में क्या हुआ था, इस क्षेत्र में जो कोटा वाले क्षेत्र में राजनीतिक चेतना फैलाने में बड़ा योगदान दिया था। लोगों के अंदर जन जागृति बहुत बड़े पैमाने पर फैलाई थी। अब देखो 1942 में क्या हुए, वे गिरफ्तार, कौन, पंडित अबिन हरि। तो देखो बात क्या होती है कि महात्मा गांधी जी जो क्या करते, अगस्त 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन चलाते। तो इसके लिए अगस्त महीने में 7 अगस्त को जो कांग्रेस 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की जो बम्बई के अंदर बैठक होती है, उस बैठक में अबिन हरि भाग लेने जाते हैं। तो अबिन हरि ने इस बैठक में भाग लेते हैं और वो वापस कोटा आते हैं। तो कोटा आकर के यहाँ कोटा के अंदर क्या करता, कोटा जो प्रजा मंडल है वो क्या करता है, यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन चलाता है। तो इनके द्वारा जो भारत छोड़ो आंदोलन चलाने के कारण ही पंडित अबिन हरि को 1942 में क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया था। जब इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो 1942 में अब प्रजामंडल के नए अध्यक्ष बनते हैं, जिनका नाम है मोतीलाल जैन। कौन बनते हैं, मोतीलाल जैन। तो मोतीलाल जैन इसके अध्यक्ष बनते ही मोतीलाल जैन ने कोटा के माराव को पत्र लिख करके ब्रिटिश सरकार से संबंध विच्छेद यानी संबंध तोड़ने को कहा। और साथ में इन्होंने कहा भी था कि अगर वो ब्रिटिश सरकार से संबंध नहीं तोड़ेंगे तो क्या किया जाएगा, यहाँ पर आंदोलन खड़ा कर दिया जाएगा। इस तरीके की इनसे चेतावनी भी दी गई थी। तो अब जब कोटा के माराव ने क्या किया था, इसकी मांग पर ध्यान नहीं दिया था। अब जब ध्यान नहीं देंगे तो फिर क्या होगा, इन्होंने आंदोलन किया और जो जनता ने क्या कर दिया, राजधानी पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। और कोतवाली के अंदर क्या हुआ था, तिरंगा झंडा फहरा दिया। और जहाँ पर इन्होंने प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को क्या कर दिया था, बैरकों में बंद करके कोतवाली कब्जा करके वहाँ क्या किया था, तिरंगा झंडा फहराया था। तो करीब 2 सप्ताह तक कोटा का नगर प्रशासन पर जनता का क्या रहा था, कब्जा रहा था। ऐसा इतिहास में दूसरी बार हुआ जब जनता ने क्या कर लिया, प्रशासन में हाथ में। कोटा में ये क्या हुआ था, दूसरी बार। पहली बार कब हुआ था, पहली बार 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान ऐसा हुआ था। जब क्या किया था, तब भी जनता ने क्या किया था, कोटा के प्रशासन पर अधिकार कर लिया था। हम अध्याय संख्या जो 5 था उसमें हम इसके बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कोटा के शासन पर जनता, अपने अध्याय संख्या 7 के अंदर जो लास्ट वाले अध्याय उसमें हमने पढ़ा था, राजस्थान वाले पार्ट के अंदर। तो बाद में चल करके यहाँ प्रशासन पर अधिकार होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, महाराव और जो प्रजामंडल के जो प्रतिनिधि होते हैं, अब कोटा के महाराज इस समय होते हैं भीम सिंह और प्रतिनिधियों के बीच में क्या होता, समझौता होता। इस समझौते में महाराव ये आश्वासन देते हैं कि सरकार क्या करेगी, दमन का सहारा नहीं लेगी। सरकार दमन का सहारा नहीं लेगी, यानी क्रांतिकारियों को गिरफ्तार नहीं करेंगी, उनके साथ में अत्याचार नहीं करेगी। तब जाकर के जनता ने यानी प्रजामंडल के सदस्यों ने कोटा का शासन वापस कोटा के जो महाराव थे उनको क्या कर दिया था, सौंप दिया था। तो इसके बाद महाराव ने जो गिरफ्तार किए के जो कार्यकर्ता थे उनको क्या कर दिया, रिहा कर दिया, यानी उनको छोड़ दिया। और इसके अलावा यहाँ पर इस समय कोटा महाराव को जब ये समझौता हो रहा था, महाराव ने उत्तरदायी शासन की स्थापना का क्या दिया था, आश्वासन दिया था, लेकिन व्यवहारिक और वास्तविक कार्य नहीं किया गया। इस क्षेत्र में कोटा महाराव ने फिर शासन हाथ में आने के बाद इस तरीके से का कोई काम नहीं किया था। इसी बीच स्वतंत्रता प्राप्त हो गई थी 15 अगस्त 1947 को और संयुक्त राजस्थान बनने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई और लोकप्रिय सरकार पद ग्रहण नहीं कर पाई थी। हम देखते हैं कि दूसरे चरण के अंदर जो कोटा है उसका क्या हो जाता है, जो राजस्थान संघ बताता है उसमें क्या हो जाता है, सम्मिलित हो जाता है। तो इस तरीके से कोटा के अंदर हम जो क्या घटनाएं हुई थी उन महत्वपूर्ण घटनाओं की हमने इसमें क्या की थी, चर्चा की थी। अब देखते हैं दूसरा जो था राज्य उसके बारे में देखेंगे। वो दूसरा राज्य अपना है बूंदी।
बूंदी के अंदर किस तरीके की जन जागृति, उसके बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो कोटा और बूंदी ये दोनों ही क्या थे, हाड़ौती क्षेत्र के अंदर ही आता था। लेकिन जो बूंदी के अंदर जो जन जागृति है, वो जन जागृति लाने का कार्य किसने किया था, बूंदी के अंदर जो किसान आंदोलन हुए उन किसान आंदोलन ने किया था। अब बूंदी के अंदर जो सार्वजनिक चेतना, उसके लक्षण हमें 1922 ईस्वी में परिलक्षित हुए, दिखने लगे। किसके माध्यम से, यही जिसके बारे में कहा था, किसान आंदोलन जो इस समय यहाँ पर बूंदी के बरड़ क्षेत्र के अंदर चल रहा था, उसी किसान आंदोलन ने इस क्षेत्र के अंदर जो सार्वजनिक जो चेतना है, या कह सकते हैं राजनीतिक चेतना, उसको जागृत करने का काम किया था। इधर विजय सिंह पथिक ने बरड़ आंदोलन को समर्थन देने से क्या होती, नई राजनीतिक चेतना का संचार हुआ था। तो लोग बड़े जागरूक हुए और लोगों के अंदर संघर्ष करने की क्या आई थी, प्रेरणा आई थी। विजय सिंह पथिक जी और राम नारायण चौधरी, ये भी राजस्थान सेवा संघ से जुड़े हुए थे। और सभी प्रकार के जो किसान आंदोलन है, इन किसान आंदोलन में इनका मुख्य योगदान था। तो इन्होंने भी क्या किया, रामनारायण चौधरी के साथ पथिक जी ने मिलकर के कर वर्दी बेगार प्रथा के विरुद्ध क्या कर दिया था, आंदोलन छेड़ दिया था। यानी बूंदी में क्या की थी, कई प्रकार की लागें ली जाती थी, बेगार ली जाती थी, भूमि कर की दर बहुत ही ज़्यादा थी। तो इन सब के विरुद्ध में पथिक जी ने रामनारायण चौधरी के साथ मिलकर के कर वर्दी और बेगार प्रथा के विरुद्ध क्या कर दिया था, यहाँ पर आंदोलन छेड़ दिया था। तो जब इस विरोध ने क्या किया, आंदोलन का रूप धारण किया, तो पुलिस ने क्या किया था, यहाँ पर बड़ा ही अमानुषिक अत्याचार करने लगे थे। और इसी अत्याचार की एक घटना हम देखते हैं राजमहल के अंदर होती है। यहाँ के जो बूंदी के उस समय के महाराव होते हैं ईश्वर सिंह, तो उन्होंने क्या किया था, जब देखा कि आंदोलन बड़ा ही व्यापक हो रहा है, तो इस आंदोलन को व्यापक होते देख करके बूंदी नरेश जो ईश्वर सिंह थे, उन्होंने क्या किया था, बेगार प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया। तो उसी समय की इनकी घटना थी बड़ी अजीब सी, कि महाराव की एक जो बहुत ही प्रिय पासवान थी, उनकी 1907 में क्या की मृत्यु हो गई थी। और इस मृत्यु के कारण जो राजपुरोहित था, उसने उसकी क्या की थी, अंतिम क्रिया करने से इनकार कर दिया था। और उसने कारण भी बताया था कि वो पासवान थी, वो है ना, राजघराने की कोई सदस्य नहीं थी। और इस कारण क्या किया, वो पुरोहित ने कहा कि हम इसका क्या करेंगे, जो अंतिम क्रिया नहीं करेंगे। इस पर जो महाराज ने पुलिस द्वारा उस पुरोहित का, राजपुरोहित जो थे, उसका क्या करवा दिया गया, कत्ल करवा दिया गया। और इस घटना से क्या हुआ था, बूंदी शहर के अंदर भारी असंतोष फैल गया था। यहाँ पर 9 दिन तक हड़ताल भी रही थी, है ना। तो इसके बाद में पुलिस ने जनता पर गोलियां भी चलाई थी। तो इससे क्या हुआ था, जनता अब जो महाराव थे यहाँ कोटा बूंदी के, उनके खिलाफ खड़ी हो गई थी। तो इस घटना ने भी क्या किया था, अब देखो इधर किसान आंदोलन जारी थे, पथिक जी और रामनारायण चौधरी वो भी करवदी और बेगार प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चला करके इस क्षेत्र में जन जागृति कर रहे थे। दूसरी, इस पासवान वाली घटना से भी जनता, जिसमें राजपुरोहित की हत्या कर दी गई थी, तो इससे भी क्या हुई थी, बड़ी क्रोधित हो गई थी यहाँ की जनता। और साथ में फिर पुलिस ने जनता पर गोली और चला दी थी। तो इससे इन सारी घटनाओं के कारण कोटा के अंदर लोगों के अंदर अब शासन के प्रति आक्रोश बढ़ गया था। अब हम देखेंगे कोटा प्रजा मंडल की स्थापना। तो ये सारी घटनाएं हो रही थी, इसी वातावरण के अंदर 1931 के अंदर बूंदी प्रजा मंडल की स्थापना की जाती है। और इसकी स्थापना कौन करते हैं, कांतिलाल करते हैं, यही इसके अध्यक्ष बनते हैं। कांतिलाल जी की अध्यक्षता के अंदर इसका बूंदी प्रजा मंडल की स्थापना होती है, जिसके अन्य सदस्य जैसे ऋषिदत्त मेहता जी है, नित्यानंद सागर है, गोपाल कोठिया है, गोपाल लाल जोशी है, मोतीलाल अग्रवाल, पूनम चंद आदि इसके क्या होते हैं, सक्रिय कार्यकर्ता होते हैं। अब प्रजा मंडल ने क्या किया था, उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग। सभी देखो जो भी प्रजा मंडल हुए, उनकी एक ये तो मुख्य मांग यही थी कि क्या की जाए, उत्तरदायी शासन की क्या की जाए स्थापना। और उनकी दूसरी मांग होती थी कि नागरिक अधिकारों की सुरक्षा की मांग को बार बार उठाई, यानी नागरिक अधिकार प्रदान किए जाए और उनकी क्या की जाए, सुरक्षा की जाए। तो महाराजा ने क्या किया था, आप इनकी मांग तो स्वीकार नहीं की, उल्टा जो बूंदी के शासक ने क्या किया, 1935 के अंदर सार्वजनिक सभाओं पर ही प्रतिबंध लगा दिया था, है ना। बहुत अच्छी बात इन्होंने कर दी थी, है ना। एक बार की जब बात है कि एक व्यक्ति ज़्यादा शराबी था, तो एक दिन वो अखबार पढ़ रहा था, तो अखबार के अंदर जब शराब के खिलाफ लिखा आया, तो उसकी पत्नी ने वो बात शराब के दुर्गुणों के बारे में अपने पति को बताया और अखबार ले जाके सामने दिया, ये पढ़ो इसमें क्या लिखा है। तो पति ने कह दिया, कल से बंद,
बंद का मतलब उन्होंने शराब पीनी बंद नहीं की थी, अखबार अगले दिन से बंद करवा दिया था। तो वैसे ही बूंदी के शासक ने किया था कि जब इन्होंने मांग की थी बार बार, जो उत्तरदायी शासन की नागरिक अधिकारों की मांग की थी, तो इस मांग ज़्यादा करने के हर बूंदी के शासक ने कहा था कि तुम बार बार इकट्ठे होकर के सभाएं करते हो और ये मांगे करते हो, अब आगे से आप सभाएं नहीं करोगे, है ना। तो इस तरीके से इस आंदोलन को शुरुआत में क्या किया गया था, दबाने का प्रयास किया गया था। प्रजामंडल ने प्रशासनिक सुधारों की मांग तेज कर दी। अब जैसे एक तरफ इनका दमन चल रहा था, लेकिन प्रजामंडल के कार्यकर्ता हैं वो हतोत्साहित नहीं हुए, क्योंकि इससे जनता, देखो पहले गुस्सा तो था ही, उस प्रतिबंध से जनता और भी अधिक आक्रोश और क्या हो गई थी, उग्र हो गई थी। इधर सरकार की जो दमन नीति है वो भी उग्र होने लगी। सरकार ने 1936 के अंदर समाचार पत्रों पर क्या लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। सरकार ने क्या किया था, अपनी जो दमन नीति उसको जारी रखते हुए 1937 में प्रजामंडल के जो अध्यक्ष थे ऋषि दत्त मेहता, उनको बंदी बना करके कहाँ भेज दिया गया, अजमेर भेज दिया गया। यानी जो दमनकारी जिससे ये ज़्यादा मांग कर रहे थे, सरकार ने समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाते हुए साथ में कहा कि यार ज़्यादा ये कौन करता, प्रजामंडल करता। इसमें उस समय अध्यक्ष ऋषि दत्त मेहता थे, तो इनको कह दिया कि भाई 3 वर्ष के लिए आप राज्य में नहीं आ सकते, अगर 3 साल तक राज्य के अंदर आप दिखे तो आपको क्या कर दिया जाएगा, गिरफ्तार कर दिया। यानी इनको 3 साल के लिए राज्य से निर्वाचित कर दिया और प्रजामंडल को क्या कर दिया, एक अवैध संस्था घोषित कर दिया था। ये एक बड़ी घटना हो गई थी इनको अवैध, और इनकी अनुपस्थिति के अंदर जो ब्रज सुंदर शर्मा है उन्होंने क्या किया था, प्रजामंडल का नेतृत्व संभाला था। तो ये वो मुख्य घटना है जिन्हें आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि बाद में इनको क्या किया, किसको गिरफ्तार कर दिया गया था, कि जो अपने ऋषि दत्त मेहता है उनको गिरफ्तार कर दिया गया था। और इसके अलावा उनकी अनुपस्थिति के अंदर किसने, तो इसके अगले अध्यक्ष कौन बने थे, तो ब्रज सुंदर शर्मा जी तो थे, वो इसके क्या बने थे, अगले अध्यक्ष बने थे। अब प्रजामंडल को क्या घोषित कर दिया गया, गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। मेहता जी ने 1944 में ईस्वी में अपनी रिहाई के बाद बूंदी राज्य लोक परिषद की क्या की थी, स्थापना की थी। अब हम जो देखेंगे थोड़ा सा बूंदी राज्य जो लोक परिषद है उसके बारे में देखेंगे, क्योंकि ये जो बूंदी राज्य लोक परिषद ये इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था थी, है ना। इसका गठन बड़ा ही जो उस समय के क्या था, इस घटना को बदलने वाला था, क्योंकि प्रजामंडल से भी ज़्यादा इस बूंदी राज्य जो प्रजा परिषद या लोक परिषद या प्रजा परिषद का इसका योगदान था। तो जब ऋषि दत्त मेहता को गिरफ्तार करके इनको कहाँ भेज दिया था, अजमेर भेज दिया, और वहाँ से ये कब आए थे, 1944 के अंदर ये रिहा होकर के आए थे। तो जैसे 1944 के अंदर ये छूट कर आए थे, तो उसी समय इन्होंने बूंदी राज्य लोक परिषद का गठन कर दिया। ये ध्यान रखना 1944 के अंदर। बाद में लास्ट में मैं वीडियो में सारा इसका ट्रिक भी बताऊंगा और सारे कुछ शॉर्ट ट्रिक के उसके माध्यम से भी आपको सबको क्या करूंगा, याद करवाने का प्रयास करूंगा। अब इसका अध्यक्ष जो बूंदी राज्य लोक परिषद, इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं किसको, हरिमोहन माथुर को अध्यक्ष बनाया जाता है, जबकि ब्रज सुंदर शर्मा है उनको क्या बनाया जाता है, इसका मंत्री बनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, वही जो प्रजामंडल के थे, उत्तरदायी शासन की मांग करना, नागरिक अधिकारों की रक्षा करना, यही बातें थी इसके अंदर। इसकी स्थापना के कुछ समय बाद इसको मान्यता प्राप्त होगी, यानी कोटा के महाराव ने बदली हुई परिस्थिति को समझा और इस जो बूंदी राज्य लोक परिषद उसको क्या कर दी थी, मान्यता दे दी थी। अब महाराव ने और भी बदलती परिस्थितियों को भांपते हुए क्या किया था, संविधान निर्मात्री सभा का गठन कर दिया। ये भी अपने आप में क्या थी, इस क्षेत्र में वही बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी कि महाराव ने क्या किया, स्थिति को तुरंत समझा और संविधान जो निर्मात्री सभा का गठन किया, जिसमें प्रजामंडल के सदस्यों को भी मनोनीत किया गया था। तो इसने क्या किया था, जो प्रजामंडल के सदस्यों को मनोनीत किया और फिर बाद में इसने एक संविधान बनाया था। तो जो नवनिर्मित संविधान पारित होने से पूर्व ही क्या था, बूंदी का जो राजस्थान राज्य के अंदर क्या हो गया था, विलय हो गया था। हम जानते हैं कि दूसरे चरण के अंदर बूंदी का क्या होता है, जो बूंदी का राजस्थान राज्य के अंदर क्या हो जाता है, विलय हो जाता है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि बूंदी के अंदर काफ़ी लंबे समय तक ये संघर्ष चला और इस संघर्ष के अंदर आखिर जो प्रजामंडल है वो इसको क्या मिलती है, सफलता मिलती है। तो इस तरीके से ये मेरी ओर से आपके लिए प्रयास किया गया था। ये प्रयास कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज थोड़ा गला ख़राब है, फिर भी आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ। अभी भी जैसे देखने में आया कि
जो 85% नॉन सब्सक्राइबर हैं वो वीडियो देखते हैं। सिर्फ जो वीडियो देखने वाले लोग हैं उनमें 15% ही जिन्होंने चैनल की सदस्यता ली, सब्सक्राइब किया। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें भी क्या हो, मोटिवेशन प्रदान हो और आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आएँ। और मेरा प्रयास हमेशा आपके लिए कुछ नया करने को। आज देखो आपको आवाज़ से ही पता चल रहा है, फिर भी समय अनुसार मैंने विचार किया कि आपको वीडियो पहुंचाना ज़रूरी है। तो धन्यवाद।